दोस्तों शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर की वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। तो वीडियो को देखकर आप सीख सकते हो और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हो। सबसे पहले दोस्तों यूएस के बाजार की क्लोजिंग देखते हैं। देखिए डाउ जोन्स ने 80 पॉइंट्स की गिरावट के साथ में क्लोजिंग तो दी थी, लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ा स्पाइक आया था, यानी अच्छी खासी तेजी आई थी। उसके पीछे का रीजन क्या है आगे चल के देखते हैं, क्योंकि उसके बाद में मार्केट ने थोड़ी सी कम गिरावट के साथ में क्लोजिंग दी, नहीं तो मार्केट यहाँ तक गिर गए थे। सेम सिचुएशन नेस्डेक में देखने को मिली है। जैसे ही स्पाइक आता है, जैसे मार्केट के अंदर वो न्यूज़ आती है, उसके बाद में नेस्डेक भी यहाँ पे ऊपर जाता है और उसके बाद में यहाँ पे सस्टेन भी करता है। और नेस्डेक में तेजी आप देखोगे ना तो 1.63% की तेजी के साथ में क्लोजिंग है, यानी टेक कंपनीज फोकस में है। जैसा मैं आपको बता चुका हूँ कि वॉर के बाद में सब कुछ एआई के ऊपर फोकस्ड हो जाएगा। सो जो भी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है इन्वेस्टर्स को वो ले लेनी चाहिए। अभी कहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ है उसके ऊपर बातचीत करते रहते हैं अपन रिजल्ट के बेसिस पे, बट यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिस हो चुकी है। ब्रेंट की बात करें तो ब्रेंट के अंदर भी आप देखोगे ना तो यहाँ पे गिरावट आई थी और गिरावट के बाद में कोई भी रिकवरी देखने को नहीं मिली है। सो क्लोज करते करते मार्केट थोड़ा सा पॉजिटिव रिएक्शन देते हुए गए थे। अब क्या मंडे को मार्केट गैप अप ओपन होगा या नहीं, उसके ऊपर बातचीत करते हैं। और यहाँ पे आप सबसे पहले देख सकते हैं कि मार्केट के बंद होने के बाद में न्यूज़ आती है कि पाकिस्तान अनाउंस कर सकता है जल्द ही रिज्यूम हो जाएगी नेगोशिएशन की जो बातचीत है ईरान और यूएस के बीच में। अब यहाँ पे कई न्यूज़ आ रही है, ऐसा भी हमने सुना रात को 11 बजे के आसपास की न्यूज़ है कि ईरान ने मना कर दिया कि हम कोई भी बातचीत नहीं करेंगे। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर की यहाँ पे बातचीत हो रही है। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने मना तो किया है कि कोई डायरेक्ट टॉक नहीं होगी, सीधी बातचीत नहीं होगी। जो भी बातचीत होगी वो हम पाकिस्तान को बोलेंगे और पाकिस्तान यूएस को बोलेगा। अब ऐसा इसलिए क्योंकि ईरान को भी अपनी जनता को बताना होता है कि हम देखो यहाँ पे आगे हैं, हम यहाँ पे भारी बढ़ रहे हैं, और साथ में उनको बातचीत भी करनी है। उसके पीछे भी कुछ रीजन है जो आगे अपन देखने वाले हैं। साथ में आप देख सकते हैं जैसे उन्होंने कहा कि हम कोई भी बातचीत नहीं करेंगे, वैसे ही आप अगली न्यूज़ देख सकते हैं 48 मिनट बाद आती है कि ईरान के जो डेलीगेशन है वो आ चुके हैं पाकिस्तान के अंदर। ठीक है, 2 पाकिस्तानी सरकारी सोर्सेज ने ये कंफर्म किया। इसके बाद में आप देखोगे तो यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि जो फॉरेन मिनिस्टर जो बात नहीं करना चाहते हैं वो भी आ चुके हैं पाकिस्तान इस्लामाबाद। 12 बजे के आसपास की न्यूज़ है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये जो न्यूज़ है उस वजह से मार्केट के अंदर तेजी आई थी कल। डाउ जोन्स एकदम से रिकवर कर गया, नैस्डैक के अंदर बड़ी तेजी देखने को मिली है। क्रूड का प्राइस भी एक बार गिरने के बाद में दोबारा गिरा था। न्यूज़ ये है कि ट्रंप भेज रहे हैं विटकॉफ और कुशनेर को पाकिस्तान ईरान टॉक्स के लिए। वेंस से बात हो नहीं रही, जो पहले बात कर रहे थे वो सही तरह से आउटकम लेकर नहीं आ रहे। तो यूएस की जो जनता है या फिर जो भी मार्केट है उनको ऐसा लग रहा है कि ये दोनों कुछ ना कुछ पॉजिटिव आउटकम लेकर आ सकते हैं। लेकिन दोस्तों बात यह है कि ईरान अग्री नहीं है डायरेक्टली बातचीत करने के लिए। ईरान चाहता है कि इनडायरेक्टली बातचीत हो। सो यहाँ पे हो सकता है वैसा आउटकम नहीं आए जैसा इन दोनों से एक्सपेक्ट किया जा रहा है। आगे चलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं पाकिस्तान ने फिर कहा कि सबसे पहला काम यही होगा कि हॉर्मुज क्राइसिस को सबसे पहले रिजॉल्व करें। अब देखो पाकिस्तान यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब हम बोल सकते हैं अपनी जो इमेज है उसको सुधारने की कोशिश करा है। आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान को आई थिंक ये समझ में आ चुका है कि ग्लोबल जो छवि है ना, जो आपकी इमेज है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। अभी पाकिस्तान ने आई थिंक कुछ बिलियन का लोन भी चुका दिया है। सो पाकिस्तान का जो मेन गोल अभी के समय यही है कि अपनी इमेज को सुधारे, और इस हाई लेवल मीटिंग के बाद में पाकिस्तान की जो इमेज है काफ़ी हद तक सुधरती हुई देखने को मिलेगी। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं पाकिस्तान का जो मेन फोकस है वो हॉर्मुज क्राइसिस को सबसे पहले खत्म करना है। अब देखो यहाँ पे न्यूज़ आती है, ईरान कहता है कि मैं यहाँ पे बहुत बड़ा गैप है डिसीजन मेकिंग में यूएस और इसराइल के बीच में, यानी ये दोनों पार्टीज ही आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं रखी हुई है। इसराइल वेट एंड वॉच कर रहा है कि कब यूएस का अप्रूवल मिले और इसराइल अटैक करे, और इसराइल चाहता है अटैक हो, ट्रम्प चाहता है अटैक नहीं हो। तो यहाँ पे डिसीजन मेकिंग का जो हम बोल सकते हैं कोऑर्डिनेशन है वो सही नहीं है। और ये प्रॉब्लम वाली बात भी है कि यूएस अगर सोचता है कि यहाँ पे सीज फायर होना चाहिए, लंबा टिकना चाहिए, वॉर खत्म होनी चाहिए, लेकिन इसराइल के हिसाब से अभी भी इसराइल ने काफ़ी सारे जो टारगेट से उनको अचीव नहीं किया है लेबनान के अंदर। सो अगर इन दोनों के बीच में यहाँ पे मतभेद होता है तो फिर आगे दिक्कतें बढ़ सकती है। और देखते हैं यूएस इसराइल के साथ ही चलेगा या फिर अलग से चलने की कोशिश करेगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे हुआ क्या है बातचीत के अंदर जो अभी लाइव चल रही है, इसके अंदर कुछ ऐसा हुआ है, बातचीत काफ़ी लंबे टाइम तक चल रही है क्योंकि डायरेक्टली बातचीत ये है नहीं। इसराइल के जो भी फॉरेन मिनिस्टर हैं इन्होंने अपनी जो डिमांड है, जो कंसर्न्स है यूएस के टर्म्स के साथ में वो डिलीवर कर दी है बातचीत में।
पाकिस्तानियों को बता दिया कि हमको ये चाहिए और हमको ये नहीं चाहिए, ठीक है। और ये देख सकते हैं यहाँ पे ईरान ने वार्निंग भी दी है कि यूएस फोर्सेस जो अभी के समय शूट एंड डाई या फिर जो बोल सकते हैं जो अटैक करने का ऑर्डर दिया है कि मार दो, गोली दिखते ही गोली मार दो जो भी माइंस बिछा रहा है हॉर्मुज के अंदर। तो ये जो कर रहे हैं यूएस फोर्सेस, उसका जो एक्शन है हम भी काफ़ी ज़्यादा लेने वाले हैं। ब्लॉकेड और ये सब चीज़ें हैं, पायरेसी जो चल रही है अभी, उसके ऊपर यहाँ पे ईरान ने भी काफ़ी सख्त बातचीत की है। तो पॉइंट अच्छा है कि हम ये देख पा रहे हैं कि बातचीत चल रही है, चाहे डायरेक्ट टॉक हो या नहीं हो, लेकिन ईरान भी कहीं ना कहीं ये चाह रहा है कि ये ख़त्म हो। बट वहाँ की जो जनता है या फिर वहाँ के जो रिलीजनल ग्रुप्स हैं उनकी तरफ से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे फोर्स किया जा रहा है। हिजबुल्ला भी कह रहा है कि हम तो अटैक करेंगे, ईरान बहुत वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा मतभेद चल रहा है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप ये देखोगे कि ईरान के अंदर जो भी फॉरेन मिनिस्टर है, इस्लामाबाद ने यहाँ पे अपनी बातचीत रख दी है। अब यूएस वाले निकले हैं, यानी डायरेक्ट बातचीत नहीं होगी। अब जो भी पाकिस्तान को कहा है वो यूएस जो भी आ रहा है वहाँ से, दो जो मेंबर है उनको ये चीज़ पता चलेगी। लेट्स सी आगे क्या होता है, कुछ अलग अपडेट्स आती है तो उसके हिसाब से देखेंगे। बट आज नहीं कल एक और वीडियो आएगा, लेकिन वो इन्वेस्टिंग को लेकर होगा, न्यूज़ को लेकर नहीं, स्ट्रैटेजीज को लेकर होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, न्यूज़ भी कुछ कुछ है, उसको भी एक बार आप देख लेना। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे हुआ क्या है जो मैं आपको कह रहा हूँ कि ईरान भी चाहता है कि वॉर खत्म हो जाए। डेटा ये निकला है, वार्निंग ये निकली है यूएन की कि ईरान की जो वॉर है ये पुश करेगी 32 मिलियन लोगों को पोवर्टी के अंदर, यानी गरीबी के अंदर। ट्रिपल शॉक यहाँ पे लगेगा डेवलपिंग नेशंस को। यहाँ पे ईरान की भी बात हो रही है, ईरान के साथ में इंडिया की भी बात हो रही है, और जो बाकी जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके ऊपर यहाँ पे बातचीत की जा रही है। अब यहाँ पे कौन कौन से पॉइंट है वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे जो शॉक है, 3 शॉक है, वो ये लगेंगे। फर्स्ट, जो एनर्जी लागत है वो इंक्रीज करेगी, क्योंकि जो भी डेवलपिंग कंट्रीज है वो इंपोर्ट करती है। काफ़ी सारी फूड इनसिक्योरिटी होगी, क्योंकि फर्टिलाइजर की शॉर्टेज अभी हो चुकी है, तो खाना कैसे आएगा, ना ही एनर्जी होगी ना ही फूड होगा, और इस वजह से काफ़ी बड़ी दिक्कतें हो सकती है। और अब यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे बताने की कोशिश की है कि 32 मिलियन से ज़्यादा लोग गरीबी रेखा के नीचे आ सकते हैं, जो कि काफ़ी बड़ी दिक्कत होगी, और उससे कंट्रीज काफ़ी पीछे पहुंच जाएगी। इसके बाद में देखिए दोस्तों, ये भी बताने की कोशिश की है कि क्या कर सकते हैं इसको लेकर, मतलब कौन कौन सी कंट्रीज है एक बार अपन वो देख लेते हैं, या फिर कौन कौन सी जगह है वो देख सकते हैं जो इंपोर्ट को डिपेंड करती है। अफ्रीका है, एशिया है, यहाँ पे हार्डेस्ट हिट होगा, ठीक है। सो यहाँ पे ये बताने की कोशिश की है कि क्या कर सकती है सरकार। डेट यानी जो भी कर्जा है गरीबों का वो माफ करे। क्या भारत सरकार ऐसा करेगी या नहीं, देखते हैं। $6 बिलियन का इन्वेस्टमेंट भी किया है सोशल सेफ्टी पर, हम बोल सकते हैं, वहाँ की यूएस की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। साथ में क्या करना चाहिए, डायरेक्ट कैश भी ट्रांसफर करना चाहिए। क्या भारत सरकार लोगों के बैंक्स के अंदर कैश ट्रांसफर करेगी। साथ में एनर्जी की सब्सिडीज देनी चाहिए। अब वो कैसे पॉसिबल होगा, सिलेंडर के प्राइसेस काफ़ी इंक्रीज कर चुके हैं, बल्कि यहाँ पे एनर्जी में सब्सिडीज देनी चाहिए। अगर ये चीज़ें नहीं हो रही हैं तो सीरियस डैमेज होगा इस वॉर का इंडिया को। और इम्पैक्ट अभी तो देखने को मिला नहीं है, इम्पैक्ट आपको Q1 के रिजल्ट्स में सीधा सीधा देखने को मिलेगा, क्योंकि क्रूड अब उस लेवल पे है जहाँ पे वो सस्टेन कर गया 100 के ऊपर। तो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा, जो कि कई क्वार्टर्स तक चलने वाला है। सो कोशिश यही है कि वॉर खत्म हो कैसे तैसे करके। साथ में आप ये देख सकते हैं कि आप ईरान भी चाहता है कि वॉर खत्म हो। ईरान ने एक एक्शन लिया है जो कि काफ़ी पॉजिटिव है। वॉर के बाद से अभी पहली बार ईरान ने रिज्यूम किया है कमर्शियल फ्लाइट्स को तेहरान एयरपोर्ट में। इसके पीछे के रीजंस आप देख सकते हैं, वो नॉर्मलाइज करना चाहता है अपनी कंट्री को, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम चल रही है डैमेज उनको भी हो रहा है। स्टेबलाइज करने की एक अटेम्प्ट है इकोनॉमी के अंदर। अभी समुद्र का रास्ता रोक दिया है, लेकिन वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसीज होती है, वो काफ़ी ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं अपनी नॉर्मल बेसिक चीज़ें जो खाने पीने की होती है। सो पब्लिक का कॉन्फिडेंस भी रिस्टोर करना है और साथ में इकोनॉमी को भी स्टेबलाइज करना है, ठीक है। नॉर्मल लाइफ के अंदर ये रिटर्न करने की कोशिश है। सो ये एक अच्छा अपडेट है, इसके हिसाब से मार्केट हो सकता है पॉजिटिव रिएक्शन देने की कोशिश करे। इससे अपने को पता चलता है कि डिप्लोमेसी क्या होती है। डिप्लोमेसी ये होती है कि एक्शन कुछ और बात कुछ और। बहुत कुछ होता है डिप्लोमेसी में, एक बहुत सिंपल सा मैं आपको यहाँ पे पॉइंट बता रहा हूँ। इसके अंदर क्या होता है, जैसे एकदम से होता है कि वॉर, ट्रंप कहता है कि सीज फायर मैं नहीं हटाऊंगा, उसके बाद में कंटिन्यूसली अटैक्स हो गए, लेकिन अगले दिन न्यूज़ आती है कि सीज फायर हट गया, मतलब सीज फायर हो गया, एक्सटेंड नहीं करूंगा, लेकिन एक्सटेंड वो हो जाता है, ठीक है। सेम सिचुएशन, ईरान भी अभी बातें बड़ी बड़ी कर रहा है, लेकिन एक्चुअली जो एक्शन है वो कुछ और देखने को मिल रहा है। सो
ठीक है, मार्केट को कल ऐसा लग सकता है, यानी मंडे को ऐसा लग सकता है कि चीज़ें पॉजिटिवली जा सकती हैं और उसके हिसाब से मार्केट रिएक्शन दे सकता है। लेकिन दोस्तों रिएक्शन के बाद में आपको ये देखना होगा, होता क्या है कि मान लो मंडे को मार्केट ऊपर चला गया तो लोग वहीं पे गलती करते हैं, फोमो करते हैं या सोच लेते हैं कि चलो यार अब तो सिचुएशन अच्छी हो गई है। ट्रेडर्स अपनी लॉन्ग कॉल बना लेते हैं, इन्वेस्टर अपना कैश डिप्लॉय कर देता है ये सोचते हुए कि पैसा बनेगा। देखो इन्वेस्टर की बात अलग है, वो एकदम से पैसा बनाने की कोशिश नहीं करेगा, लेकिन ट्रेडर बन जाते हैं काफ़ी इन्वेस्टर कि मैंने आज खरीदा तो उसमें मेरे को रिटर्न्स मिलने चाहिए। वो थोड़ा सा सही जाने की जो खुशी होती है वो लेना चाहते हैं इन्वेस्टर कि मैंने सही प्राइस पे खरीदारी की है। लेकिन मार्केट ऊपर भी जाए तब भी आपको मार्केट बंद होने का इंतज़ार करना है कि एफआईज ने क्या किया, क्योंकि यही जो डेटा है वो आपको सही डायरेक्शन देगा। और पिछले कुछ 3-4 दिन से यहाँ पे हमने देख लिया था कि मार्केट के अंदर एक रिवर्सल आ सकता है और उसी के बाद में आप देख सकते हैं एफआईज की कंटिन्यूसली बड़ी सेलिंग चल रही है। सो देखते हैं मंडे को कैसा रिएक्शन होगा। बाकी अभी तो कल संडे भी है, कुछ न्यूज़ आएगी तो उसके हिसाब से चीज़ों को चेक किया जाएगा। फिलहाल अभी टेक्निकल सिचुएशन निफ्टी की ये है कि निफ्टी ने यहाँ पे ब्रेक डाउन कर दिया। अगला सपोर्ट निफ्टी का 1.78% नीचे है, यानी 426 पॉइंट्स नीचे है। और इस तरह के चार्ट के ऊपर स्टडी करनी है तो उसका लिंक आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ, कमेंट सेक्शन के अंदर, उसको आप चेक कर लेना और पिछले वीडियोस को भी आप देख लेना। बाकी हम एक्सिस बैंक के रिजल्ट को डिस्कस कर लेते हैं। अब देखिए एक्सिस बैंक के रिजल्ट आ चुके हैं, 100% की तेजी पिछले 5 साल में, ठीक है, अच्छे रिटर्न्स यहाँ पे बने हैं। रिजल्ट कैसे गए क्विकली मैं आपको बता देता हूँ ब्रीफ में। यहाँ पे रिजल्ट आपको देखने को मिलेगी कि नेट प्रॉफिट इसका है 7,071 करोड़ का, जो कि फ्लैट है आईसीआईसी बैंक की तरह, ठीक है। लेकिन बीट हो चुकी है एस्टिमेट, क्योंकि यहाँ पे एक्सपेक्टेशंस काफ़ी कम थी। प्रोविजंस बड़े हैं, प्रोविजंस मतलब आगे पैसा डूब सकता है तो उसके लिए पहले ही तैयारी कंपनी ने कर ली है। उसके बाद में भी हम बोल सकते हैं कि प्रॉफिट इतने गिरे नहीं है, तो नंबर्स अच्छे कहूँगा मैं। एसेट क्वालिटी भी इसकी इंप्रूव कर चुकी है, एनपीएस के घटे हैं, नंबर्स अच्छे हैं। अगर आप देखोगे तो सेल्स इसकी 5% के साथ में बढ़ी है, प्रॉफिट 2% के साथ में बढ़ा है। ग्रोथ के हिसाब से अच्छे नहीं है, लेकिन इस वैल्यूएशन पे जो एक्सपेक्टेशन थी उसके हिसाब से कंपनी ने नंबर्स सही दिए हैं। अब देखिए दोस्तों पॉइंट ये है कि बैंक्स में इंडिया में कौन सा बैंक है जो अच्छा कर रहा है। देखो आईसीआईसी बैंक है, आपको बताइए काफ़ी टाइम से अपन ये डिस्कस करें, कई सालों से अच्छा करा, आउट परफॉर्म करा है। स्टिल एक बार अपन इसको चेक कर लेते हैं कि अभी कुछ चेंजेस तो नहीं हुए ना। पिछले 1 साल की बात करें तो एचडीएफसी बैंक ने 17% के नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं। आईसीआईसी बैंक ओनली 5% नीचे है, जबकि कोटक 15% नीचे है, एक्सिस 17% ऊपर है। तो यहाँ पे एक्सिस को एक पॉइंट हम दे सकते हैं। इसके बाद में अगर आप देखोगे पिछले 5 साल का डेटा, तो 5 साल में एचडीएफसी बैंक ने 11% के रिटर्न्स दिए, जबकि आईसीआईसी बैंक ने 132% के रिटर्न्स दिए। कोटक ने भी कोई रिटर्न्स नहीं दिए और एक्सिस ने 100% के रिटर्न्स दिए हैं। तो यहाँ पे आईसीआईसी बैंक को एक नंबर हम दे सकते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि बैंक्स के अंदर 2 बैंक्स हैं जो देखे जा सकते हैं इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म, क्योंकि एक्सिस और आईसीआईसी बैंक दोनों ही अच्छी कंपनीज हैं फॉर लॉन्ग टर्म। सो 2 बैंक से जो भी अच्छा करे, बाकी जो बैंक से कुछ अच्छा नहीं करे वो चीज़ अपन यहाँ पे देख सकते हैं। प्लस अगर आप देखोगे तो एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसी बैंक से इतने पैसे निकले हैं जितने फाइनेंशियल स्टॉक्स में बिकवाली हुई है उसका 75%। यानी अगर 100 रुपए निकले हैं फाइनेंस के स्टॉक्स में से, जो 75 रुपीज तो सिर्फ है ना एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसी बैंक से निकले हैं। सो कहने का मतलब ये कि एफआईज की सेलिंग, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि एफआई का डेटा देखना इंपॉर्टेंट है। नंबर्स कैसे भी लगे, एफआईज अगर बेचती रही तो फिर पैसा नहीं बनेगा। हो सकता है देखो पैसा नहीं बने वो अलग बात है, ट्रंप जब तक है तब तक उम्मीद भी मत ही करो पैसा बनेगा, लेकिन और स्टॉक नीचे आएंगे तो एक सही प्राइस पे एंट्री या एक्यूमुलेट करने का मौका मिलेगा, जस्ट बिकॉज ऑफ मार्केट की सिचुएशन खराब है। तो वो चीज़ के लिए एफआईज का डेटा देखना है, वो चीज़ के लिए सिचुएशंस को देखना है और जल्दीबाजी नहीं करना है। एक्सिस बैंक देखो अभी ऊपर जा चुका है, तो ऊपर जाने पर तो पैसा नहीं बनता है, पैसा अटकता ही है इसमें। टॉप पे जिसने भी लिया है कुछ टाइम तक पैसा नहीं बना है, तो बेटर यही है कि स्टॉक अगर 10 to 15 20% नीचे आता है तब जाके ऐसे बैंक्स में एंट्री करनी चाहिए, चाहे वो आईसीआईसी बैंक हो या एक्सिस बैंक हो। बाकी चार्ट के लिए आप लिंक देख लेना और फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। पिछले 3 वीडियोस पे आप देख लेना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।